पत्रकार बंधुओं मेरी बात ध्यान से सुन लो। तो पंजाब सरकार 176 लाख अफसरों की पोस्ट एडवर्टीज करती है और उन 176 लाख अफसरों में कोई रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट, पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए नहीं रखी गई थी। जब दिल्ली नेशनल कमीशन SC/ST ने पंजाब सरकार को नोटिस दिया, पंजाब सरकार बजाय उस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई करती, पंजाब सरकार हाई कोर्ट चली गई और पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में ये रिप्लाई दिया कि ये लोग इन पोस्टों के लायक नहीं हैं। अब बताइए। अभी जो आपने बात यहाँ पे रखी है कि अगर दिल्ली सरकार जो भी राजनीतिक दल आपकी मांग को मानेगा, आप उस राजनीतिक दल को समर्थन देंगे। जैसा कि आपने कहा कि हमने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को बनते बनते गिरा दिया और बीजेपी सरकार वहाँ DSC समाज ने बनवा दी। आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं तो केजरीवाल ने पिछली बार भी चाहे तो संदीप वाल्मीकि हो, चाहे राखी बिरलान हो, चाहे अन्य पार्चा हो, कई मिनिस्टर आपको दिए हैं, कई विधायक आपको दिए हैं। तो केजरीवाल की नीतियों से आप खुश हैं? अगर वो ये घोषणा कर देते हैं कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो लागू कर देंगे सरकार बनने के बाद, तो क्या केजरीवाल के साथ जाना पसंद करेंगे या बीजेपी, क्योंकि आपकी पुरानी सहयोगी पार्टी रही है हरियाणा से? तो बीजेपी अगर ये घोषणा कर देती कि हरियाणा की तर्ज में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वर्गीकरण को लागू करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तो आप बीजेपी के साथ जाना पसंद करोगे? अभी आपकी किन राजनीतिक दलों के साथ बातचीत चल रही है? देखिए, अभी हमारी किसी से कोई वार्ता नहीं है। हमारे लिए पार्टी से बड़ा समाज है जो हमारे समाज के हितों की रक्षा करेगा। हम उसी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। हम किसी भारतीय जनता पार्टी, किसी कांग्रेस या किसी आम आदमी पार्टी के हम एम्प्लॉय नहीं है, हम उनके डेडिकेटेड वर्कर नहीं है। हम वर्कर हैं तो सोसाइटी के हैं। जिधर सोसाइटी का लाभ होगा हम उधर जा सकते हैं। अभी फिलहाल आपने किसी राजनीतिक दल से बातचीत की है, दबाव बनाने की कोशिश की है? अगर कोई राजनीतिक दल आपकी बात नहीं मानता तो क्या करेंगे आप लोग? जो हमारी बात नहीं मानेगा, जो हमारी बात नहीं सुनता, वो हमारा कैसे हो सकता है? चुनाव को बहिष्कार करेंगे? नहीं, बहिष्कार भी नहीं होगा। वोट डालने की चीज होती है। वोट साहब आप थोड़ा सा बताएं। सवाल यही निकल करके आता है कि आप फिलहाल आप किसी राजनीतिक दल के संपर्क में भी नहीं है, दबाव बनाने की प्रक्रिया में भी नहीं है। तो अगर आपकी बात को ना तो आम आदमी पार्टी और ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी सुनती है चुनाव से पहले, तो क्या आप कोई आंदोलन करेंगे? क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय है नहीं। देखिए, DSC समाज जो वंचित समाज है, वो एक जाति की हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये आपने जिन्हों का नाम लिया कि वो एक पर्टिकुलर जाति की बात करें, किसी एक को बहुत ज़्यादा दे देना और बाकियों को बिल्कुल उससे वंचित कर देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा मकसद है समानता को समान रूप से लागू किया जाए। चाहे कोई भी राजनीतिक दल है वो लागू करे, सभी जातियाँ, जो भी हमारे वंचित समाज की जो जातियाँ, सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले राजनीतिक रूप से। हम जहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा नेतृत्व करने वाले स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमारे विधानसभा और लोकसभा में नहीं होंगे तो हमारे हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ लगातार हो रहा है और फिर होता ही रहेगा। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं कोई स्पेसिफिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ या मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ। हम समाज की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें देखना होगा कि जो भी समाज के लिए, हित के लिए निर्णय लेगा, हमारा समर्थन उसके लिए रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर वो नहीं करते हैं, देखिए जितना योगदान हम वोट देने में भी बड़ी भूमिका निभाता है और वोट ना देने से दूसरे के पाले में दे देने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रतिपक्ष भी मजबूत किया जा सकता है। हमें यदि अगर जो वर्तमान में चाहे दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, यदि वो हमारे इस फैसले को लागू नहीं करते और हमारे परिप्रेक्ष्य में निर्णय नहीं लेते या अपने एजेंडा में हमको शामिल नहीं करते, हम एक बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं। हम अपने विभाजित समाज को विभाजित जिन लोगों ने कर दिया है, रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन कर दिया है, जो समृद्ध लोग हैं उनके बीच में पैसे के आधार पर उन्हीं में मतलब अधिकारों को देने की बात करें, हम उससे अलग हट के बात करें। यदि दिया जाए तो ऐसे लोग, ऐसे समाज के आगे लाया जाए जो
आर्थिक रूप से भी मतलब कमज़ोर हैं और वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं लेकिन पैसे की राजनीति नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों को देखने के पश्चात कैंडिडेट, लोकतंत्र में कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर कैंडिडेट भी ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे समाज से पांचों के लिए बराबर। तो सवाल दरअसल क्या है, जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया है मैं वही बताने वाली हूँ कि हम विरोध में, हम जो अभी एक आंदोलन की जहाँ पे बात की, हम जो 2 तारीख के बारे में मतलब देवीदास जी ने बात कही है, हम दिखेगा नहीं तो बिकेगा क्या। आप तो मीडिया से हैं, जो दिखता है वो बिकता है। तो हम शोर तो मचा सकते हैं, हम कहीं ना कहीं सोए हुए अपने समाज को तो जगा सकते हैं। हो सकता है एक वोट से सरकार बनती भी है और एक वोट से सरकार गिरती भी है। तो हम, हो सकता है कि ये जो 67 और जितनी एक पावरफुल जो गवर्नमेंट बनी हुई थी पहले भी और अभी, तो हम उसमें सेंध लगा सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि हम किसके पक्ष पर विपक्ष में, लेकिन हमारे मुद्दों को जो साथ में रखेगा हम उसके साथ में रहेंगे। तो कोई ना कोई पड़ेगा ना। अब जैसे आपने 2 तारीख को अगर आंदोलन करते हैं, अगर आप 2 तारीख को आंदोलन करते हैं और उसके बावजूद भी कोई राजनीतिक दल आपकी बात को नहीं सुनता है, नहीं मानता, हाँ ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? मेरा सवाल ये, हम अवेयर करेंगे कैंडिडेट के साथ भी, और जो हमारे अध्यक्ष हैं देवीदास जी, मिलकर इस चीज पर निर्णय लेंगे। और हो सकता है कि हम ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डीएससी गठबंधन संगठन है, आप अपने प्रत्याशी को चुन करके मतलब कुछ लोगों को आप समर्थन करें? नहीं, हम अभी और राजनीतिक रूप से चीजें तो शायद नहीं, हम नहीं करना चाह रहे हैं। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसके अंदर तो बेस ही नहीं है ना डीएससी का, कि जैसे और दल है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारे दल है। तो क्या डीएससी का ये कोई ऐसा कुछ सिस्टम निकल के आ रहा है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए तब लड़ा जाए? और अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो वंचित हो ना आप लोग, तो ये समाज वंचित है। तो इसमें कैसे मतलब आप इसको पिक करोगे? क्योंकि अगर पॉलिटिकल बेस नहीं है तो कोई बेस नहीं है, अगर पॉलिटिकल बेस है तो सब कुछ निकल के आएगा। तो इसके लिए करोगे कैसे? जैसे अभी हमारे पत्रकार भाई ने बोला, पूछा आपसे कि भी आप करना क्या चाहते हो, इसके बाद अभी क्या आप अभी इसके अंदर कोई हिस्सेदारी, भागीदारी रखोगे? और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर पॉलिटिकल बेस नहीं है इस समाज का, जिसे हम अपना समाज कहते हैं, दलित समाज कहते हैं, और इसकी संख्या भी भारी है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। छोटा समाज जिनकी संख्या कम है वो सक्रिय है, सत्ता में बैठा हुआ है, तो कैसे मतलब आगे का रास्ता तुम निकल के लाओगे इन चीज़ों? देखिए महार साहब, आपने जो सवाल किया है वो आपके अंदर की पीड़ा को साफ दर्शाता है। जैसा इन साहिबान ने सवाल किया है कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे वार्ता नहीं करती तो क्या निर्णय लेंगे। मैंने जो भारतीय जनता पार्टी का आपको रेफरेंस दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए या हम उनके डेडिकेटेड वर्कर हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी का रेफरेंस आपसे इसलिए दिया है कि हरियाणा में डीएससी जब इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने सत्ता को बदल दिया, और जब सत्ता को और किसी को सत्ता में ला भी सकते हैं तो सत्ता से हटा भी सकते हैं। अभी बात हुई थी, एक वोट की भी बड़ी वैल्यू होती है। राजस्थान से सीपी जोशी होते थे, 1 वोट से चुनाव हार गए थे, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कीजिए, 1 वोट से सरकार गिर गई थी उनकी। तो वोट की बड़ी कीमत है। और जो आप कहते हैं कि कोई दल नहीं आएगा, नहीं आए, जिसे आपको लगता नहीं है कि आपका समाज पहले से ही वंचित है? क्योंकि आपके जो समाज के लोग हैं नॉन पॉलिटिकल दिखाई देते हैं, और जो कुछ हैं तो वो दलाली और चमचागिरी में जाते हैं। लेकिन एक बात बड़ी सोचने और विचारधीन बात है, एक व्यक्ति विशेष थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो अकेले थे, और अब तो आपकी संख्या करोड़ों और लाखों में पहुंच चुकी है, फिर भी आप पॉलिटिकल बेस से वंचित। और अभी देखिए, आप पॉलिटिकल बेस ना बनाने का एक रीजन बहुत बड़ा निकल के आ रहा है कि आपके बच्चों को वो जगह नहीं मिल रही जो यूपीएससी और एसएससी में होती है, जो डॉक्टरेट में होती है, जो जुडिशरी में होती है, वहाँ जगह नहीं है। दूसरा, आपके बच्चों की यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में हत्या की जा रही है। अभी तो दिल्ली में भी शुरू हो गया। एक 6ठी क्लास के स्टूडेंट को 12वीं क्लास के स्टूडेंट ने, जो जाट कम्युनिटी से था और वो वाल्मीकि समाज से था, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो खूबसूरत था और स्पोर्ट्स में और एजुकेशन के अंदर आगे निकल रहा था। 6ठी क्लास का बच्चा, अभी पिछले दिनों में उसकी हत्या कर दी गई। 12वीं क्लास के बच्चे को बुला के उसको मार दिया गया। तो आप ये डीएससी जो अपना जो एक वो है, क्या नाम है, ग्रुप है, एक समाज है, वो अपने घर बैठ के रो पीट के ऐसे ही, क्या नाम है, हरियाणा में भी चल रहा है, ऐसे ही पंजाब में भी चल रहा है, कई जगह पैसा जा रहा है। तो इसके लिए आपका पर क्या है?
आपका ग्रुप क्या कहता है कि भाई ये जो हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटी की इज्जतें लूटी जा रही है, और दिल्ली में हो गया, आप तो दिल्ली में हत्या करनी शुरू कर दी, तो फिर कैसे होगा? पॉलिटिकल पार्टियों में तो बहुत है, लेकिन विदाउट पॉलिटिकल चाबी के आप कैसे काम कर लोगे? देखिए, आपका सवाल थोड़ा लंबा है। अति गंभीर है, और उस गंभीरता को समझते हुए मैं केवल इतना कह सकता हूँ, जब हम इसको नेशनल वाइड एग्जीक्यूट कराने के रास्ते पर चल रहे हैं, कहीं हमें टकराना पड़ेगा, कहीं किसी को स्वीकार करना पड़ेगा। रही बात जिन बच्चों की और जिन महिलाओं की आप बेआबरू होने की बात कर रहे हैं, हमारे हरियाणा के ज़िलों में हमने इस प्रथा को बहुत सख्ती से विरोध किया है। यदि आपको मैं हरियाणा की बड़ी घटनाओं की बात करूं, 2007 में गोहाना अग्निकांड हुआ था। उस समय हमारे कुछ लोग उसको लीड कर रहे थे। जब 2010 में मिर्जपुर घटना हुई थी, उसको हमने लीड किया था, और उसका परिणाम सारा देश देख रहा है। ये दिल्ली में जो हुआ वो तो रो पीट के बैठ गए ना। हम दिल्ली में जो हुआ वो तो रो पीट के बैठ गए ना। अब शॉर्ट में बता दूं सर, नहीं मैं बिल्कुल एक मिनट रुको यार, बात करने दो ना। ये मुद्दा नहीं है क्या पॉलिटिकल चाबी ना होने का? लेट मी आंसर शॉर्ट में रखिए ना फिर। देखिए, जो जिस की बात करें, हम ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लिए हमने यहाँ पर ये रखा है। इस समय एग्जैक्टली हमारे सामने क्या है, ये बहुत सारे हमारे समाज के मुद्दे, आज के नहीं सदियों के बहुत मुद्दे, और इस मुद्दों पर सामूहिक रूप से क्रियान्वयन करने की जरूरत है। आप भी उसका हिस्सा है, मैं भी उसका हिस्सा है, एक व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। और बात यहाँ पे एक वाल्मीकि समाज की बात नहीं है, बात है वंचित समाज की। जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की बात करी, अगर वो अपने महार समाज के लिए करते तो शायद हम लोगों के लिए कुछ नहीं होता। वो किसी एक समाज के परिप्रेक्ष्य नहीं है। आर्थिक रूप से जो वंचित समाज है, हमारी सबसे बड़ी विडंबना हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हमारी भागीदारी ना होना है। हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम आर्थिक रूप से कमजोर होना हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है, इसलिए हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। आज हमारे बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार होता है या बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा परिप्रेक्ष्य और ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे। हमें तो पूछा आपने कि पॉलिटिकल बेस क्या है, हाँ, आपकी आगे की तैयारी क्या है, उसी पे मैंने क्वेश्चन किया। राजनीतिक तैयारी डेफिनेटली हर चीज़, आज का जो चुनाव है ना जी, आज का चुनाव में यहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इसकी भी पूरी व्यवस्था करने में भी पैसा खर्च होता है। हमारा समाज बहुत ज़्यादा गरीब है, वंचित को वंचित रखा गया है, रिजर्वेशन के अंदर अंडर रिजर्व, कुछ बहुत अच्छे से स्ट्रांगली आगे बढ़ गए और बाकी का समाज को धक्का मार के पीछे कर दिया गया है। तो जब तक हम सब मिलकर एक रूप से एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करके, बिना अपने बेसिक इंटरेस्ट को भूलकर, हम आर्थिक इंटरेस्ट को भूलकर अगर सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम साथ में आ पाएंगे। जब मैं की बात करेंगे तो हम कुछ नहीं पा पाएंगे, चाहे वो हमारा इस्तेमाल कल भी करते रहे थे, हम गुलाम कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। जब तक आप और मैं सब आ नहीं पाएंगे, हम आ नहीं पाएंगे। मैं कंप्लीट कर दूँ सर, कि वो हम राजनीतिक रूप से देखेंगे, क्योंकि हम आर्थिक रूप से मजबूत, आज राजनीति ना सस्ती नहीं रह गई है, आज राजनीति बड़ी महंगी हो गई है। कहीं पर भी जाना है वो महंगा हो गया है, कहीं पर भी चाय पिलानी हो पीनी है वो भी महंगी हो गई है। भूखे पेट भजन ना हो, गोपाला वाली बात है। तो हमें ये चीज़ को देखना पड़ेगा। अभी पहले हम डिमांड करें, पहले हम एंट्री लेंगे, मजबूती से एंट्री लेंगे, और एंट्री मतलब अपने लोगों को भेजेंगे, फिर अपनी पार्टी की हमारे सामने माननीय काशीराम जी ने एक बहुत बड़ी मतलब चीज़ें हमारे सामने रखी। अनफॉर्चुनेटली हम फेल्ड हैं, हमें वो चीज़ें नहीं हो पाई मजबूती से। हमें वापस से उसको रीजनरेट करने की ज़रूरत है, उसके अंदर जान फूंकने की ज़रूरत है, हमें समाज को एकत्रित करने की, जो हम एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह है कि बार्गेनिंग कंडीशन में आना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि भाई किसको जिता रहे किसको नहीं, हम जी एक पार्टी के एक कैंडिडेट को जिताने की बात करें, हम उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, हम उसके अगर उस क्षेत्र की जहाँ पर है हम उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को चयनित करेंगे। अगर कोई पार्टी नहीं समझ, क्या वो कैंडिडेट हमारे समाज की बात को रख सकता है? तो हम डेफिनेटली वर्क है। अभी हम पार्टी हमारी नहीं, तो वी शुड नीड टू वर्क एज अ बार्गेनिंग कंडीशन। मैं एज अ प्रोफेसर, एज अ एक्टिविस्ट, मैं चीज़ को सभी लोग, आप कई सारे भाई बंधु मेरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। मैं एक जाति की बात नहीं करती हूँ, मैं सर्व समाज की बात कर, सर्व समाज मतलब हमारा बहुजन समाज। तो इसलिए जो भी राजनीतिक रूप से अभी होगा हम उसमें देखेंगे। आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, कुछ और को भी मौका दें। भाई साहब आगे पूछो, आराम से सभी पूछ लो एक एक करके। ये सवाल है मेरा कि हम मानते हैं कि ये समाज बहुत महत्वपूर्ण समाज है और इसकी ताकत है, और इस ताकत को इसने हरियाणा में भी दिखाया, जो आपने बताया
साथ से जो मूवमेंट चला वो हम आपका समझ रहे हैं, वो बहुत वाकई में काबिल तारीफ है। मेरा सवाल ये है कि वाल्मीकि समाज से अलग इसमें और कौन कौन से समाज है जिनको आप लेके चल रहे हैं, वो कौन से समाज है और उनके कौन कौन से लोग आपके साथ में हैं, और दिल्ली के अंदर उनकी क्या हिस्सेदारी की बात आप लोग कर रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ कि उस पर आप कोई बात कीजिए। जी, आपका जो सवाल है, मैं पहले अपनी पहचान आपको बता दूं। मैं डॉक्टर कश्मीर सिंह खुंडा पंजाब से हूं, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लड़ाई लड़ी गई उसमें मैंने और हमारी जो टीम है उसने बहुत बड़ा जो काम किया। पहले तो बात जो आपकी बात मैं आपको एक संदर्भ से समझाता हूँ कि जैसे डीएससी की आप बात करते हैं, तो डीएससी के काइंडली डिस्टर्ब मत एक मिनट भाई, एक मिनट भाई साहब। बोलिए। जो डीएससी भाई बैठ जाओ आराम से, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। जिससे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का यत्न करता हूँ। जैसे आपने बात की डीएससी में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं। पहले तो आप ये समझ लें कि दिस इज़ द क्लास नॉट कास्ट, जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके जो रिगार्डिंग जो फैसला आया है, इसके रिगार्डिंग ये फैसला है कि जो डीएससी में आती है वंचित जातियाँ, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में वंचित जातियाँ हैं जिनको प्रॉपर जो सर्विसेज में जितनी इनकी जो संख्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है शेड्यूल्ड कास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो पीछे लोग रह गए हैं उनको प्रॉपर हिस्सेदार नहीं मिली है। उन लोगों के लिए जो फैसला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया था 1 अगस्त 2024 को। अगर आप बात करें, मैं एक संदर्भ में पंजाब में जैसे अभी एक ग्रुप है 2 जातियों का, वैसे 39 कास्ट है पंजाब में, शेड्यूल्ड कास्ट है, वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। अब वहाँ पे 37 जो कास्ट एक ग्रुप में और 2 कास्ट है जो है मजबी सिख और वाल्मीकि, जे एक ग्रुप में। जो वाल्मीकि और मजबी कास्ट है जे एक ग्रुप है। और जब हमने, आप हैरान होंगे समूह पत्रकार साहिबान, जब हमने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिया तो पंजाब में जे 1975 से जे रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन वहाँ पे चल रही थी, अभी भी चल रही है। 2006 में जो जब ईवी चनैया वाला फैसला आया, 2004 में जो स्ट्रक डाउन हुई थी और उसके बाद ये एक्ट बना। तो बात ये है कि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट की जो जातियाँ हैं, इनमें से 2 कास्ट जिनका जो मोर दैन 50% इनकी जो पॉपुलेशन है, अब तक जे है 88 लाख जो 2011 के आंकड़े हैं, उसमें से अब इनकी जो गिनती है, जो प्रॉपर जो इनकी पॉपुलेशन है, ये मोर देन 40 लाख है दो जातियों की। पर जो 39 जातियों में कुछ और जातियाँ निकाल कर अपने बैकवर्ड क्लासेस से निकालकर बड़ी संख्या में उनको शेड्यूल्ड कास्ट में डाल दिया गया। तो जब ये डाला उनकी संख्या जो बढ़ गई, तो जातियां भी 37 से बढ़कर 39 हो गई। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए। अब इन्होंने क्या किया कि ये हो रहा है कि जब 1975 से ये वहाँ पर लागू है, तो अब तक 1 अप्रैल 2023 तक जो हमने RTI माध्यम के से जो हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो डाटा एकत्र किया, तो पंजाब में ये सिर्फ अभी सर्विसेज में है। 1975 से सिर्फ सर्विसेज में है, और सर्विसेज में ये होने के कारण 22 डिपार्टमेंट या ऑफिस ऐसे हैं जिनका जो हमने RTI के तहत डाटा एकत्र किया, वहाँ पे 50% रिजर्वेशन, मतलब 50 ईयर तकरीबन हो गए हैं, 50 ईयर हो गए हैं रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन होते हुए जब ये डाटा निकल कर आया RTI के माध्यम से, तब आप लोग हैरान होंगे कि जो मजबी सिख और वाल्मीकि एक ग्रुप ऑफ कास्ट है, इनकी जो सर्विसेज में इनकी जो भागीदारी थी ये होनी चाहिए थी 50% शेड्यूल्ड कास्ट में, और ये 1 अप्रैल
2023 तक इनकी गिनती थी 10.89। इतना बड़ा अभी तक जो फ़र्क है। अब मैंने सिर्फ सर्विसेज की बात करी। इसी तरह जब हम अदर, जैसे मैं हरियाणा में आते हैं, जैसे मैं हिमाचल में जाते हैं, कुछ कास्टें ऐसी हैं जो पंजाब में या हरियाणा में वो एक ग्रुप में आती है जो जिनको ज़्यादा मिल चुका है, और दूसरे ग्रुप में, जैसे हिमाचल की मैं बात करता हूँ, हिमाचल में जो चमार एक ऐसी कास्ट है उसको अभी तक भी उनका प्रॉपर हिस्सा नहीं मिला, लेकिन पंजाब में उनको बहुत ही हिस्सा मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये किसी स्टेट में इनकी जो भागीदारी है और किसी स्टेट में इनकी जो संख्या है ये डिफरेंट है, और ये स्टेट टू स्टेट ये डिफर करती है। प्रधान जी, सवाल है कि आपने कहा कि कौन सी जाति मतलब आर्थिक आधार पे आगे निकल गई, क्या कोई डेटा है इस प्रकार के जिससे ये हो सके कि कौन ने, चमारों ने कितना खा लिया, वाल्मीकियों ने कितना खा लिया, अन्य मजहबी सिखों ने कितना खा लिया? मैंने अभी आपको बताया, कुछ ऐसा डेटा है? अभी आपको तो मैंने दिया डाटा। मैंने डाटे की बात की है। ये आपने सिर्फ नौकरियों में बात की, आर्थिक आधार पे आप कैसे? मैंने आर्थिक आधार पे बोला नहीं, एजुकेशनल और सोशल जो इसका स्टैंडर्ड है उसके आधार पे ये इसका डाटा जो ये बनती है हर एक स्टेट की। सुनिए पंजाब में, मैं सभी स्टेट की बात ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हमने ये मांग कर रहे हैं पूरे देश में कि जैसे अभी बिहार में जो जातिगत गणना हुई है, हम तो पूरे इंडिया में चाहते हैं कि जातिगत अगर गणना होगी तो फिर सारा जो सिनेरियो सामने निकल के आ जाएगा। पर जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है, ये इनकी जातिगत गणना ऑलरेडी पहले से जैसा भी जो स्टेट है उनके पास होती है। आप जो स्कीम होती है हर के प्लानिंग जो डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट का, उसमें जातिगत गणना वो आती है। जैसे हम पंजाब की जातिगत गणना आपको दे सकते हैं, कौन कितनी जाति है, कौन कितनी जाती है, कितनी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, शहरों में कितने रहते हैं, गांव में कितने रहते हैं, कितने के पक्के मकान है, कितनों के कच्चे मकान, ये सभी डाटा है। और डाटे के बिना कुछ नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे थोड़ी फैसला कर देता है। एक और मेरा सवाल है, आपने अभी एक बात कही थी कुछ जातियां जो हैं वो मलाई खा गई, तो उन जातियों का अक्सर ये कहना होता है कि आपने अपने समाज में जो आपके जो सामाजिक संगठन है उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अवेयरनेस नहीं फैलाई आपके समाज में, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली अभी मैं भाई साहब की बात को कंटिन्यू करते हुए आंसर आ जाएगा कि पूरे भारत में जो जातिगत तरीके से जो पहला रिजर्वेशन 1950 की बात है वो 1930-31 के जनगणना के आधार पर हुआ, जो हम लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। फिर लगातार 76 में जो मतलब जनगणना हुई उसके ऊपर अभी तक जातिगत जनगणना के आधार पर बहुत सारा स्पेसिफिकेशन हुआ ही नहीं है, पहली बार। तो अब वो डेटा जो स्टेट वाइज तो डेटा हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअली, और उस डेटा के आधार पर एक नई डिमांड्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली बात आपकी जहाँ पर है कि कोई कुछ जाति हमारी वंचित समाज में सारी जाति हमारी है, हमारी कोई किसी से नहीं है कि कुछ जाति में कोई सर्टिफिकेट वर्ड नहीं बोलूँगी, बट ये है कि कहते हैं कि कुछ लोग, मैं कहती हूँ रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन, कुछ लोगों को जिसको मिल गया, सपोज एक बहुत मजबूत हो गया लेकिन एक बहुत मतलब एक को कुछ नहीं मिला है, तो हमें तो अपने आप भी उसको देना होगा। एक परिवार के अंदर पूरी लगातार बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति भी है और मतलब एजुकेशनल स्टेटस भी अच्छा है और उनको सामाजिक रूप से एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन ऐसे बहुत हमारे जन पे पहली बार भी रिजर्वेशन नहीं मिला। रिजर्वेशन किसको मिलेगा? रिजर्वेशन राशन देने का काम नहीं करता। रिजर्वेशन आपको नॉलेज देकर एजुकेशन के बाद अपने स्टेटस को बनाने की बात करता है। एजुकेशन के अंतर्गत हमारे बच्चों को जब हम अवेयरनेस नहीं करेंगे, भाई जो आपने कहा कि वो समाज ये कहता है कि भी आपने अपने समाज को अवेयर नहीं किया, क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है जो एजुकेटेड हो गए? क्या उन बाकी समाज को एजुकेट करने का उनका काम नहीं है? सिर्फ अपना यहाँ पर बात समाज नहीं आता, यहाँ पे बात जाति आ जाती है कि हमें अपनी जाति, मेरा पेट हाउ मैं न दूं काऊ वाली बात आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक वंचित समाज का हिस्सा हो, अर्थात आपके जो अन्य भाई बंधु हैं वो जाति क्या संबंध रखते हैं? अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कास्टलेस सोसाइटी की बात करी है, जाति विहीन समाज की बात करी है। रिजर्वेशन जाति पे नहीं, रिजर्वेशन उस वर्ग को मिलना है जो वंचित समाज में आता है, और उसमें 1028 जातियां
अनुसूचित जाति के अंतर्गत गई और वहाँ पे 2, 3, 4 जातियों को ही मिले, तो बाकी की जो हजारों सोइयों जातियाँ उनका क्या हुआ? कहीं पे थोड़ी कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो हमें अवेयरनेस करना काम आपका भी है, अवेयरनेस करना मेरे जैसे लोगों का भी काम है। आखिरी सवाल यह है कि 2 तारीख को जो आप शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, उसके बाद अगर सरकारें नहीं सुनती तो आपकी आगे का रणनीति क्या होगी? सरकारें कभी भी किसी की नहीं सुनती है, सरकारें कभी किसी की सगी नहीं होती है, वो वोट की सगी होती है, जान लीजिए। ये लोकतंत्र है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। वो लोग समझते हैं कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने लिए काम करे, और हम काम करेंगे जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, अर्थात जनता महत्वपूर्ण है, हमारा एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन डेंट डालने का काम जरूर करेंगे, डेफिनेटली। 2 तारीख के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? देखिए, 2 तारीख के लिए हम दिल्ली की डीएससी समाज की जनता से नम्र निवेदन करते हैं कि वो अपने घरों से निकले, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, और जो सरकारें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी की पार्टी की सरकार हो, जो हमें अधिकारों से वंचित रखने का काम करती है, उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। और मैं आपको 2014 की बात बताता हूँ, जब अरविंद केजरीवाल जी पचकुया वाल्मीकि मंदिर में गए थे। उन्होंने समाज के लोगों से वायदा किया था कि हम ठेका प्रथा ख़त्म करेंगे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, और 10 साल की सरकार बनने के बावजूद भी दिल्ली में ना कोई कच्चा कर्मचारी पक्का हुआ है और ना ठेका प्रथा खत्म हुई है। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ठेकेदारों को अमीर बनाने का ठेका ले रखा है। पत्रकार बंधुओं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तो पंजाब सरकार 176 लाख अफसरों की पोस्ट एडवर्टीज़ करती है, और उन 176 लाख अफसरों में कोई रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट, पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए नहीं रखी गई थी। जब दिल्ली नेशनल कमीशन SC/ST ने पंजाब सरकार को नोटिस दिया, पंजाब सरकार बजाय उस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई करती, पंजाब सरकार हाई कोर्ट चली गई, और पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में ये रिप्लाई दिया कि ये लोग इन पोस्टों के लायक नहीं हैं।